चलिए वेस्ट इंडीज वाला मैप निकाल लीजिए आप लोग। सेंट्रल अमेरिका वाले मैप में ही देखो वेस्ट इंडीज का भी दे रखा होगा। मिल गया। अब देखिए वेस्ट इंडीज जिससे आप बोलते हो या फिर आप उसे कह सकते हो कैरिबियन आइलैंड्स, ठीक है। तो कैरिबियन आइलैंड्स के अंदर अगर आप देखेंगे सो देयर आर बेसिकली टू ग्रुप्स, दो समूह इसमें आपको देखने को मिलेंगे। एक अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो लार्ज आइलैंड्स है उनको क्या लिखा होगा, ग्रेटर एंटिलीज, ठीक है। तो एक ग्रुप है हमारा जिसे हम कहते हैं ग्रेटर एंटिलीज। तो ग्रेटर एंटिलीज बेसिकली क्या है, ग्रेटर एंटिलीज आप अगर देखोगे तो लार्ज साइज जितने भी आइलैंड्स हैं बड़े आकार के, ठीक है। अब ग्रेटर एंटिलीज में सबसे पहला आप देखिए क्यूबा, क्यूबा आपको मिल जाएगा। अब क्यूबा की कैपिटल हवाना मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे आप देखोगे तो आपको एक और छोटा सा आइलैंड मिलेगा, जमैका, जमैका कैपिटल इज किंगस्टन, किंगस्टन। क्यूबा के ईस्ट में अगर आप एक आइलैंड देखोगे तो उसे हम हिस्पैनियोला आइलैंड कहते हैं, हिस्पैनियोला, ठीक है। हिस्पैनियोला द्वीप कहा जाता है उसे। और उस पर अगर आप देखोगे तो वहां पर दो कंट्रीज हैं, एक हैती है और दूसरा डोमिनिकन रिपब्लिक है, ठीक है। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक जिस आइलैंड पर हैं उस आइलैंड को क्या कहा जाता है, हिस्पैनियोला आइलैंड कहते हैं, ठीक। हैती की कैपिटल देख लीजिए पोर्टो प्रिंस है और डोमिनिकन रिपब्लिक की सैंटो डोमिंगो, ठीक है। तो इस आइलैंड पर अगर आप देखोगे तो दो कंट्रीज जो हैं वो हमें देखने को मिल रही है। और एक चीज और याद रखिएगा कि क्यूबा और हिस्पैनियोला आइलैंड के बीच में एक वाटर बॉडी हमें मिलती है विच इज नोन एज विंडवार्ड पैसेज, ठीक है। विंडवार्ड पैसेज जो है इन दोनों के बीच में आपको मिलेगा बिटवीन क्यूबा एंड हिस्पैनियोला आइलैंड, ठीक है। लिखा हुआ भी है आप देख सकते हो उसको। फिर थोड़ा सा आप ईस्ट में अगर देखोगे जस्ट टू द ईस्ट ऑफ हिस्पैनियोला आइलैंड तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, प्यूर्टो रिको, प्यूर्टो रिको आइलैंड मिलेगा आपको। एंड आई हैव टोल्ड यू दैट प्यूर्टो रिको इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है, यूएसए का पार्ट है। ये जितने भी आइलैंड्स आपने देखे, क्यूबा, जमैका, हिस्पैनियोला एंड प्यूर्टो रिको, all these large sized islands they are collectively known as greater antilles, ठीक है। अब मान लीजिए कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दैट व्हाट इज द नेचर ऑफ दीज आइलैंड्स, ये जितने भी आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, ये किस प्रकार के हैं। तो अगर प्रकार आपसे पूछा जाएगा देन रिमेंबर दीज आइलैंड्स आर वॉल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है। ज्वालामुखी ये द्वीप है, वॉल्केनिक आइलैंड्स हैं।
अब ध्यान से देखिए, जहां पर प्यूर्टो आइलैंड है, so just to the east of Puerto Rico island there is Puerto Rico Trench. Puerto Rico Trench, ठीक है, मिला प्यूर्टो रिको ट्रेंच। अब प्यूर्टो रिको ट्रेंच को आप देखोगे तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, वन ऑफ द डीपेस्ट ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अगर टॉप रैंकिंग्स में जब हम चलते हैं तो उसमें इसका भी नाम आता है, प्यूर्टो रिको ट्रेंच का भी नाम आता है। और ट्रेंच अगर बनी है तो इसका मतलब क्या हुआ, पूछ लिया जाए भाई इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, हाउ दिस ट्रेंच वाज फॉर्म्ड। So the answer is very simple. You will say there is plate convergence. Okay, प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है और कन्वर्जेंस से देयर इज सबडक्शन, सबडक्शन। और कौन सी प्लेट्स कन्वर्ज कर रही होंगी यहां पर, पढ़ा था ना आप लोगों ने, कौन सी प्लेट्स कन्वर्ज कर रही होंगी, लिखो नॉर्थ अमेरिकन एंड कैरिबियन प्लेट्स, नॉर्थ अमेरिकन एंड कैरिबियन प्लेट्स, ठीक है। तो उत्तर अमेरिकी और कैरिबियन प्लेट्स यहां पर क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, टकरा रही हैं, और उन्हीं के कन्वर्जेंस से फॉर्मेशन यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका हमें देखने को मिल जाता है। अब आते हैं कि कैरिबियन आइलैंड्स में ही एक दूसरी कैटेगरी भी है जिसे कहा जाता है लेसर एंटिलीज, ठीक है, लेसर एंटिलीज। So lesser Antilles is basically you can say all the small sized islands, ठीक है, जितने भी छोटे छोटे द्वीप हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लेसर एंटिलीज कह देते हैं। तो अब इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं आप एटलस में देखिए अपने। सबसे पहले आप एकदम नॉर्दर्न पार्ट में देखोगे तो एंटीगा एंड बारबुडा, एंटीगा एंड बारबुडा मिला। सबसे नॉर्थ में देखोगे कैपिटल उसकी देखोगे सेंट जॉन्स है, ठीक है, सेंट जॉन्स। फिर वहीं पर देखिए सेंट किट्स एंड नेविस, ये सारी की सारी कंट्रीज वेस्ट इंडीज में इंक्लूड की जाती है, ठीक है। वेस्ट इंडीज अपने आप में कोई कंट्री नहीं है, कोई देश नहीं है वो, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज। तो इसमें देखोगे सेंट किट्स एंड नेविस है एंड द कैपिटल इज बासे तेरे। फिर इसके साउथ में अगर आप आओगे तो साउथ में एक और इंपॉर्टेंट जो कंट्री यहां मिलेगी वो मिलेगी डोमिनिका, डोमिनिका, ठीक है। रोस्यो देखोगे उसकी कैपिटल है डोमिनिका की, और डोमिनिका के साउथ में देयर इज एन आइलैंड मार्टिनिक आइलैंड, मार्टिनिक आइलैंड, और देखोगे इट बिलोंग्स टू फ्रांस। एंड व्हाट इज फेमस अबाउट मार्टिनिक आइलैंड, क्या इंपॉर्टेंट है इस आइलैंड के बारे में, बताया था आप लोगों को, एक वॉल्केनो है यहां का विच इज वेरी फेमस, मोस्ट एक्सप्लोसिव वॉल्केनो ऑफ द वर्ल्ड, कुछ याद आया, नहीं याद आ रहा है। मार्टिनिक आइलैंड में आपको बताया था ना माउंट पेली, ठीक है, माउंट पेली, ठीक है, माउंट पेली इज नोन फॉर मोस्ट एक्सप्लोसिव इरप्शंस इन द वर्ल्ड एंड माउंट पेली इज ऑन मार्टिनिक आइलैंड, ठीक है, मार्टिनिक द्वीप पर है, याद रखिएगा, फिजिकल ज्योग्राफी में इससे हम लोगों ने पढ़ा था। फिर इससे नीचे देखोगे सो देयर इज सेंट लूसिया, सेंट लूसिया को मार्क कर लेंगे। देन सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस। देखो क्वेश्चन बेसिकली कैसे बनेंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, उत्तराखंड पीसीएस में एक सवाल पूछा था, क्वेश्चन उसने कैसे पूछा, चार आइलैंड्स के नाम लिखे,
और पूछा दैट विच ऑफ दीज आइलैंड्स बिलोंग्स टू वेस्ट इंडीज, कैरिबियन आइलैंड। और ऐसा नहीं कि उसने बड़े फेमस नाम पूछे थे, जैसे क्यूबा पूछे, जमैका पूछे, ये ऐसे नाम हैं जो फेमिलियर हैं, यू कैन गेस। बट इन दैट क्वेश्चन ग्रेनाडा आइलैंड वाज गिवन। अब यहीं पर देखो जस्ट एकदम साउथ में है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडाइंस के जस्ट साउथ में है ग्रेनाडा आइलैंड। तो ये ग्रेनाडा आइलैंड पूछा गया था, ठीक है। तो बस ये है कि लोकेशन आपको याद रहनी चाहिए, तो ग्रेनाडा को भी मार्क कर लीजिए। और इसके साउथ में आओगे, जो सदर्न मोस्ट आइलैंड है दैट इज ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो मिला, मार्क कर लेना इसको, ठीक है। अब यहीं पर एक छोटी सी चीज और है कि ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के वेस्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो वहां पर 3 आइलैंड्स हैं जिन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है नीदरलैंड एंटिलीज, ठीक है। क्या नाम दिया जाता है उन्हें? नीदरलैंड एंटिलीज कहते हैं। तो अब ये नीदरलैंड एंटिलीज में देखो कौन कौन से आइलैंड्स हैं, तीनों आइलैंड्स मार्क कर लेना। देखो अरूबा है, अरूबा देख रहा है, अरूबा। अरूबा के ईस्ट में देखोगे तो कराकाओ है, कराकाओ। और कराकाओ के ईस्ट में देखेंगे सो देयर इज बोनेर, बोनेर, ठीक है। तो अरूबा, कराकाओ एंड बोनेर, ये 3 आइलैंड्स याद रखिएगा। इन तीनों आइलैंड्स को क्या कहा जाता है? इन तीनों आइलैंड्स को हम कहते हैं दीज आर नेदरलैंड एंटिलीज, ठीक है। अच्छा, लेसर एंटिलीज आइलैंड्स को भी आपको याद रखना है कि इनका भी नेचर अगर आप देखोगे सो दीज आर ऑल्सो वॉल्केनिक आइलैंड्स, ये भी हमारे ज्वालामुखी द्वीप हैं, ठीक। और अगर आप नोटिस करें तो ये एक लाइन से सारे के सारे आइलैंड्स अरेंज्ड हैं। आप पूरा सेंट किट्स एंड नेविस से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की तरफ देखिए, ओके। ऑल दीज आइलैंड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं आइलैंड आर्क, ठीक है। और आइलैंड आर्क क्या होता है? इट्स अ ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, ठीक है। वॉल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप होता है जिसमें सारे के सारे आइलैंड्स आप देखोगे तो एक आर्क के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, ठीक। तो इन्हें भी याद रख लीजिएगा कि ये भी वॉल्केनिक आइलैंड्स है। बाकी यहां से कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बेसिकली आपसे यहां पर आइलैंड्स ही पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं यहां से आगे। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट साउथ अमेरिका, ओके। सो ओपन मैप ऑफ साउथ अमेरिका फिजिकल। साउथ अमेरिका फिजिकल का जो मैप है सबसे पहला पॉइंट देखो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की अगर आप बात कर रहे हो सो इट इज 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो इनके बाद अगर आप देखोगे तो आप लिखोगे ये 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एरिया वाइज, क्षेत्रफल के हिसाब से चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट। इस कॉन्टिनेंट का, इस पूरे कॉन्टिनेंट का अगर हाईएस्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए, जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ा, आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, क्या नाम है? माउंट मैकिनले, ठीक है। अब यहां का हाईएस्ट पॉइंट देखिए आप लोग, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर, ओके। देयर इज माउंट
एकोंकागुआ, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट अगर आप देखोगे, सो हाईएस्ट पॉइंट इज माउंट एकोंकागुआ, ओके। ये यहां का हाईएस्ट पॉइंट है। हाइट देख लीजिए 6960 मीटर, 6960 मीटर। और किस कंट्री में है ये भी याद रख लेंगे, सो इट इज इन चिली, ठीक है, चिली में है ये। एंड व्हाट इज द लोएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट अगर आपको इसका देखना है तो आप देखिए अर्जेंटीना का ईस्ट कोस्ट, अर्जेंटीना का जो पूर्वी तट है, ईस्ट कोस्ट है, वहां पर लिखा होगा वेल्ड्स पेनिनसुला, वेल्ड्स पेनिनसुला, मिला। जिधर फॉकलैंड आइलैंड लिखा हुआ है ना, फॉकलैंड आइलैंड से थोड़ा सा नॉर्थ में देखोगे, सो देयर इज वेल्ड्स पेनिनसुला। वेल्ड्स पेनिनसुला को देखोगे, सो एलिवेशन इज -40 मीटर्स, -40 मीटर्स। इसका मतलब हुआ कि इट इज 40 मीटर्स बिलो सी लेवल, ठीक है, समुद्र तल से 40 मीटर नीचे है ये। और किस कंट्री में, तो कंट्री हम देख ही रहे हैं कि इट इज इन अर्जेंटीना, ठीक है। ये हो गया इसका हाईएस्ट पॉइंट। और लोएस्ट पॉइंट क्या है ये हम लोगों ने देख लिया। अब एक चीज आती है कि अगर आप साउथ अमेरिका की बात करोगे, ध्यान से देखिए इस कॉन्टिनेंट को, इस लैंडमास को, इक्वेटर इससे होकर के क्रॉस कर रहा है। और साउथ में देखोगे, सो देयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, लिखा है कैप्रिकॉर्न। तो ये एक ऐसा लैंडमास है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका 80% पार्ट, 80% भाग जो है इस लैंडमास का, वो कहां पर है, ट्रॉपिक्स में है, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में है। तो लिखिए 80% पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन ट्रॉपिक्स। इस महाद्वीप का 80% भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, 80% भाग। अब इस लैंडमास का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, दक्षिणतम बिंदु अगर आप देखोगे, तो सदर्न मोस्ट पॉइंट आपको मिलता है केप हॉर्न, ठीक है, केप हॉर्न। देख लीजिए एटलस में लिखा भी होगा केप हॉर्न, मार्क भी कर लेना उसको और लिख भी लेना कि केप हॉर्न इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। और केप हॉर्न के साउथ में एक वाटर बॉडी आपको मिलेगी विच इज ड्रेक पैसेज, ड्रेक पैसेज लिखा है, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज is that water body which separates South America from Antarctica. Okay, it separates South America from Antarctica. ड्रेक पैसेज। तो ड्रेक पैसेज जो है वो दक्षिण अमेरिका को अंटार्कटिका से अलग करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब थोड़ा सा अगर हम इस कॉन्टिनेंट की जो सराउंडिंग्स हैं उनको देखें ना, तो ऐसा नहीं कि यहां पर कुछ बहुत ज्यादा हमें वाटर बॉडीज मिलती है। जैसे नॉर्थ अमेरिका के अराउंड आपने देखा कि कई सारे आइलैंड्स थे, कई सारी स्ट्रेट्स वगैरह थी। इसमें आप देखोगे स्टार्ट करेंगे जहां पर गल्फ ऑफ पनामा लिखा हुआ है, दिख रहा है गल्फ ऑफ पनामा। अब यहीं पर आप थोड़ा सा गल्फ ऑफ पनामा के साउथ में देखिए,
सो देयर इज एन आइलैंड ऑफ कोलंबिया, मालपेलो आइलैंड। ठीक है, मार्क करिए इसको। और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहां पर एक माइनर प्लेट भी देखने को मिलती है जिसका नाम है मालपेलो प्लेट, और ये रिसेंटली डिस्कवर्ड माइनर प्लेट्स में से आती है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहां पर एक माइनर प्लेट है, आप कह सकते हो दैट दिस आइलैंड इज इन द रीजन ऑफ अ माइनर प्लेट। यह द्वीप एक लघु प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। फिर आप थोड़ा सा साउथ की तरफ देखिए, जस्ट टू द साउथ ऑफ मालपेलो आइलैंड, तो वहां पर आपको मिलेगा इक्वाडोर के कोस्ट पर गल्फ ऑफ गुआयाक्विल। गल्फ ऑफ गुआयाक्विल मार्क कर लेंगे, लोकेशन याद रखेंगे, इट इज एट द कोस्ट ऑफ इक्वाडोर। ठीक है, इक्वाडोर के तट पर है एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर का हिस्सा है। अब ध्यान से देखिए, गल्फ ऑफ गुआयाक्विल के अगर आप वेस्ट में देखोगे सो देयर इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस, गैलापागोस आइलैंड की जो लोकेशन है, सबसे पहले जरा इसकी लोकेशन देखिए आप। लोकेशन अगर आप देखोगे तो आप कहोगे दैट दिस आइलैंड इज इन इक्वेटोरियल रीजन, है एकदम इक्वेटर पर, विषुवत-रेखीय क्षेत्र में है। और विषुवत-रेखीय क्षेत्र में है तो इसका मतलब है यहां की क्लाइमेट कैसी होगी, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवत-रेखीय जलवायु। और विषुवत-रेखीय जलवायु का मतलब क्या हो गया, हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान, और दूसरा हैवी रेनफॉल। ठीक है, अधिक वर्षा। और ये दोनों चीजें परसिस्ट करती हैं थ्रू आउट द ईयर, है ना। इक्वेटोरियल क्लाइमेट का मतलब है कि वहां पर आपको हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल मिलेगा थ्रू आउट द ईयर, वर्ष भर। और इन चीजों की वजह से हमें एक पॉइंट देखने को मिलता है, देखो हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा एरिया जो गर्म हो और जहां पर पूरे साल बारिश होती हो, उस जगह पर आपको रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी। सो गैलापागोस आइलैंड इज बेसिकली नोन फॉर इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और होती है, जैसे जब हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं ना, और पॉइंट आता है किसी एरिया में मिलने वाली लाइफ, उसका इवोल्यूशन, उसकी ओरिजिन, तो एक चीज होती है जिससे हम कहते हैं आइसोलेशन, है ना। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को अगर देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में एक खास चीज मिलती है कि वहां का फ्लोरा एंड फौना बाकी लैंड मासेस से बड़ा डिफरेंट है। उसका रीजन जब आता है तो रीजन यही बोला जाता है दैट ऑस्ट्रेलिया इज एन आइसोलेटेड लैंड मास, ओके, इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर लैंड मास। तो नेचुरली डिफ्यूजन होने के चांसेस बहुत कम है। सेम चीज आप देखिए गैलापागोस को, आइसोलेटेड है आइलैंड, किसी और लैंडमास से कोई कनेक्शन नहीं है। इस वजह से यहां का भी फ्लोरा एंड फौना जो है वो बहुत ज्यादा यूनिक है। तो सिर्फ रिच बायोडाइवर्सिटी नहीं है, यूनिक फ्लोरा एंड फौना। ठीक है, एकदम अलग, या फिर आप कहोगे विशिष्ट पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो हैं वो यहां पर देखने को मिलते हैं।
और उसी में एक आता है गैलापागोस टर्टल। गैलापागोस टर्टल, ओके, वन ऑफ द लार्जेस्ट टर्टल्स इन द वर्ल्ड। विश्व में कछुओं की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है गैलापागोस टर्टल। ठीक है, तो गैलापागोस टर्टल को याद रखिएगा। अब यहीं से एक चीज अगर आप देखोगे तो लिखा है चिली पेरू ट्रेंच। ठीक है, चिली पेरू ट्रेंच। तो चिली पेरू ट्रेंच की अगर बात की जाए तो इसे भी आप कह सकते हो कि भाई ये भी जोन ऑफ सबडक्शन है। ठीक है, यहां पर भी प्लेट कन्वर्जेंस और सबडक्शन हो रहा है। जोन ऑफ सबडक्शन इसे भी हम कह सकते हैं, अवक्षेपण का क्षेत्र है। और यहां आपसे पूछा जाए कौन कौन सी प्लेट्स कन्वर्ज कर रही हैं तो पैसिफिक प्लेट है और पैसिफिक प्लेट और साउथ अमेरिकन। पक्का? कौन कौन सी प्लेट्स हैं यहां पर अगर एक तरफ देखोगे सो यस देयर इज साउथ अमेरिकन प्लेट, बट ऑन द अदर साइड देयर इज नज़्का प्लेट। ठीक है, तो नज़्का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट का कन्वर्जेंस हो रहा है, पैसिफिक प्लेट यहां पर कन्वर्ज नहीं कर रही है। ठीक है, तो चिली पेरू ट्रेंच हम लोगों ने देख लिया। अब चिली पेरू ट्रेंच से आप साउथ की तरफ आएंगे तो देखो चिली का एक आइलैंड है, जुआन फर्नांडीज आइलैंड। लिखा है जुआन फर्नांडीज आइलैंड, मार्क कर लीजिए उसको भी। फिर यहां से और साउथ की तरफ आओगे तो चिली के ही वेस्टर्न पार्ट में आपको टाइटाओ पेनिनसुला मिलेगा। टाइटाओ पेनिनसुला चिली के सदर्न पार्ट की तरफ आओगे, दक्षिणी भाग की तरफ, तो टाइटाओ पेनिनसुला है, मिला। टाइटाओ पेनिनसुला को मार्क कर लीजिएगा, ओके, इन सदर्न पार्ट ऑफ चिली। यहां से और साउथ की तरफ आप आएंगे तो आपको एक वाटर बॉडी मिलेगी जिसका नाम है मैगेलन स्ट्रेट। मैगेलन स्ट्रेट, मिला। अब मैगेलन स्ट्रेट पहली चीज दो एरियाज को सेपरेट करती है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका देयर इज टेरा डेल फ्यूगो रीजन। टेरा डेल फ्यूगो लिखा है। अब देखो टेरा डेल फ्यूगो इज अ पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, बट उसे एक वाटर बॉडी मेन कॉन्टिनेंट से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो लिखिए मैगेलन स्ट्रेट में इट सेपरेट्स टेरा डेल फ्यूगो फ्रॉम मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका। यह टेरा डेल फ्यूगो क्षेत्र को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है, दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। फिर यहीं पर आप देखेंगे जस्ट टू द ईस्ट ऑफ मैगेलन स्ट्रेट देयर इज फॉकलैंड आइलैंड। अब फॉकलैंड आइलैंड को आप देखोगे सो इट बिलोंग्स टू यूके, यूनाइटेड किंगडम का है। दो चीजों के लिए ये आइलैंड जाना जाता है, वन इज फिशिंग, मत्स्यन के लिए,
और आपसे पूछा जाए दैट व्हाई फॉकलैंड आइलैंड इज नोन फॉर फिशिंग, अगर मैं कहूं दैट दिस आइलैंड इज सिमिलर टू न्यू फाउंडलैंड, न्यू फाउंडलैंड पढ़ा था ना आप लोगों ने, तो न्यू फाउंडलैंड में क्या हो रहा था, ओशनिक करेंट्स की मिक्सिंग, ओके, गल्फ स्ट्रीम एंड लेब्राडोर करेंट्स। यहां पर भी आप देखोगे देयर आर टू करेंट्स व्हिच आर जॉइनिंग ईच अदर, वन इज ब्राजीलियन करंट, ओके, ब्राजीलियन करंट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ and it's a warm current, ब्राजीलियन वार्म करंट, ब्राजीलियाई गर्म जलधारा। और साउथ की तरफ से देखोगे तो फॉकलैंड करंट, फॉकलैंड करंट इज अ कोल्ड करंट। तो ब्राजीलियाई जलधारा की मिक्सिंग हो रही है किसके साथ, फॉकलैंड करंट के साथ। So like Newfoundland, there is mixing of warm water and cold water. And the second point is this Falkland Island. Okay, it is also having petroleum reserves. यहां पर पेट्रोलियम के भी भंडार जो है वो देखने को मिल जाते हैं, पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। And this island, this Falkland Island is disputed between Argentina and UK. अर्जेंटीना तथा यूके के बीच विवादित द्वीप है, ओके, डिस्प्यूटेड आइलैंड है। और किस बेसिस पर डिस्प्यूट होगा, अर्जेंटीना इज क्लेमिंग दैट दिस आइलैंड बिलोंग्स टू अस, तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कल्चर, ठीक है, और एनीवन एल्स, सिंपल आपको याद रखना है ऑन द बेसिस ऑफ अनक्लॉज, पढ़ाया था अनक्लॉज, है ना, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, है ना। सो दिस आइलैंड बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ अर्जेंटीना, एंड एज पर द ट्रीटी एवरीथिंग व्हिच लाइज इन EEZ इट बिलोंग्स टू कोस्टल नेशन। तो उस आधार पर आप क्या, मतलब अर्जेंटीना का क्लेम है कि ये द्वीप किसका होना चाहिए, अर्जेंटीना का होना चाहिए। बट यूके का कहना है कि भाई हिस्टोरिकली हमारा कंट्रोल रहा है तो हमारे कंट्रोल में होगा, ठीक है। चलिए अब यहीं से देखिए, बिटवीन फॉकलैंड आइलैंड एंड मेनलैंड, ओके, देयर इज ग्रैंड बे, देयर इज ग्रैंड बे, ग्रैंड बे को मार्क कर लीजिएगा। फिर यहां से आप थोड़ा सा और नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे तो आपको देखिए गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज, गल्फ ऑफ सैन जॉर्ज को मार्क करिए, वहीं देखिए वेल्स पेनिनसुला है, वेल्स पेनिनसुला को मार्क करेंगे, गल्फ ऑफ सैन मैटियास, गल्फ ऑफ सैन मैटियास, ठीक है, सैन मैटियास की खाड़ी मिल जाएगी। फिर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो एक और आपको एस्चुरी मिलती है जिसका नाम है बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका लिखा है, बाहिया ब्लांका को मार्क करो। और नॉर्थ में आओगे सो रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा इज एन एस्चुरी, एक ज्वार नदमुख है, ठीक है। यहां से फिर अगर आप इसके कोस्टल एरियाज को देखोगे तो हमें कोई खास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां पर नहीं मिलती है, ठीक है। तो अब चलते हैं साउथ अमेरिका का जो इंटीरियर पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और
साउथ अमेरिका के अगर हम फिजिकल स्ट्रक्चर को देखें तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज पर्वत श्रृंखला दिख रही है आपको, एंडीज माउंटेन रेंज। पहली चीज ये याद रखना है कि इस माउंटेन रेंज की जो लेंथ है इट इज 8,900 किलोमीटर, 8,900 किलोमीटर लंबाई है। एंड दैट इज व्हाई इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। नोट इट डाउन, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आप ग्रेटर हिमालय या हिमालय की लेंथ देखोगे तो कितनी है, 2400 किलोमीटर, और यहां पर हम लेंथ कितना देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 9,000 किलोमीटर। तो दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, दूसरी चीज अगर एलिवेशन के हिसाब से आप चलेंगे ना, सो यस, हाईएस्ट माउंटेन रेंज इज हिमालय, इसे कहा जाता है सेकंड हाईएस्ट। तो लिखिए सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर हिमालय। हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और एक चीज इसके बारे में हम और लिखेंगे, दैट इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन। ओके, इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, युवा वलित पर्वत है। एंड इफ आई एम सेइंग दैट इट इज अ यंग फोल्ड माउंटेन, सो इट बिलोंग्स टू विच माउंटेन बिल्डिंग पीरियड, एल्पाइन या फिर टर्शरी माउंटेन बिल्डिंग का है। ठीक है, एल्पाइन या फिर टर्शरी माउंटेन बिल्डिंग, अल्पाइन या तृतीयक पर्वत निर्माण युग में इसका निर्माण हुआ, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि युवा वलित पर्वत है। ठीक है, और बाकी तीन नाम कौन कौन से बताए थे आप लोगों को, कैलिडोनियन, हर्सिनियन और प्रीकैम्ब्रियन। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखो, ये तो हो गया कि भाई एक यंग फोल्ड माउंटेन रेंज है, सिस्टम है, हमने देख लिया। अब थोड़ा सा चलते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, इस एंडीज को देखते हुए। सबसे नॉर्थ में एंडीज को आप लोग देखिए, कोलंबिया में, कोलंबिया में अगर एंडीज की बात की जाए, सो कोलंबिया के अंदर सबसे पहली चीज मिलती है दैट देयर आर 3 रेंजेस। ओके, एंडीज इज डिवाइडेड इनटू 3 रेंजेस। यहां पर आप देखोगे उन 3 रेंजेस में कॉर्डिलेरा ऑक्सीडेंटल, कॉर्डिलेरा सेंट्रल एंड कॉर्डिलेरा ओरिएंटल, 3 रेंजेस हैं यहां पर। ऑक्सीडेंटल का मतलब होता है वेस्टर्न और ओरिएंटल का मतलब होता है ईस्टर्न, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग ओरिएंटल वर्ल्ड यूज कर लेते हैं टर्म, तो ओरिएंटल वर्ल्ड का भी मतलब क्या है, ईस्टर्न वर्ल्ड। अब यहां पर ये जो हमने देखा कि भाई 3 रेंजेस हैं, एक चीज अगर आप ध्यान से देखोगे, बिटवीन ऑक्सीडेंटल एंड सेंट्रल देयर इज अ रिवर, कॉका रिवर, कॉका रिवर, एंड बिटवीन सेंट्रल एंड ओरिएंटल देयर इज मैगडेलना रिवर।
मैगडेलना रिवर, मिल गई दोनों नदियां ये। इन दोनों नदियों को मार्क करेंगे और पहली चीज याद रखिएगा दैट बोथ दीज रिवर्स फ्लो इन रिफ्ट वैलीज। दोनों की दोनों नदियां भ्रंश घाटियों में प्रवाहित होती हैं। एंड बोथ दीज रिवर वैलीज आर नोन फॉर कॉफी कल्टीवेशन। दोनों नदी घाटियां कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। एंड दिस मैगडेलना रिवर बेसिन, okay, it is having petroleum reserves। इसमें हमें पेट्रोलियम के भंडार जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं अगर हम मैगडेलना की बात करें, मैगडेलना रिवर बेसिन। फिर यहां पर आप देखोगे देयर इज अ पीक क्रिस्टोबाल कोलोन, लिखा हुआ एकदम कोस्ट पर क्रिस्टोबाल कोलोन। तो क्रिस्टोबाल कोलोन आप कह सकते हो इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोलंबिया। क्रिस्टोबाल कोलोन द हाईएस्ट पीक ऑफ कोलंबिया। ठीक है। फिर कोलंबिया से आप थोड़ा साउथ की तरफ आइए। साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो इक्वाडोर में आपको दो पीक्स दिखाई देंगी, कोटोपेक्सी एंड चिम्बोराजो। ये दोनों कहां पर हैं? इक्वाडोर में। नॉर्थ में अगर आप देखोगे सो इन द नॉर्थ देयर इज कोटोपेक्सी एंड इन द साउथ देयर इज चिम्बोराजो। ठीक है। एलिवेशन अगर आप देखोगे सो चिम्बोराजो इज हायर देन कोटोपेक्सी। क्वेश्चंस हाइट पर भी पूछा जा सकता है और नॉर्थ साउथ अरेंजमेंट पर भी पूछा जा सकता है। तो कोटोपेक्सी उत्तर में है, चिम्बोराजो दक्षिण में है, बट चिम्बोराजो इज हायर देन कोटोपेक्सी। चिम्बोराजो की ऊंचाई ज्यादा है, कोटोपेक्सी की ऊंचाई कम है। और एक चीज बोली जाती है, कुछ कुछ जगह पर लिखा हुआ है दैट चिम्बोराजो इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड, बट इट इज रॉन्ग। गलत लिखा है। जहां पर भी एनसीईआरटी वगैरह में भी देखोगे तो ये बात लिखी हुई मिल जाती है ना। आपको ध्यान ये रखना है दैट चिम्बोराजो एंड कोटोपेक्सी बोथ दीज पीक्स आर वॉल्केनिक पीक्स। ज्वालामुखी पर्वत है, बट चिम्बोराजो वर्ल्ड्स हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक नहीं है। फिर यहां से आप थोड़ा सा और साउथ की तरफ आएंगे तो आप पहुंचोगे कहां? पेरू। पेरू। पेरू में एक पीक देखिए, हुआसकरन। हुआसकरन मिल गई। हुआसकरन को मार्क कर लीजिए और ये पेरू की हाईएस्ट पीक है। हाईएस्ट पीक ऑफ पेरू, पेरू की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसको पार करते हुए, पेरू को क्रॉस करते हुए यू विल रीच इन बोलीविया। इन बोलीविया देयर इज अ प्लेट्यू। बोलीविया में अगर आप देखोगे तो एक पठार है जिसे कहा जाता है एल्टी प्लानो प्लेट्यू। एल्टी प्लानो प्लेट्यू, या नॉर्मली आप देखोगे तो आप बोलीवियन प्लेट्यू भी कह देते हो इससे।
अब एल्टी प्लानो प्लेट्यू या बोलिवियन प्लेट्यू को अगर आप देखोगे तो सबसे पहली चीज तो आप यही कहोगे दैट इट इज एन इंटर मोन्टेन प्लेट्यू। अंतर पर्वतीय पठार है बिकॉज इट लाइज बिटवीन माउंटेन्स, इंटरमोन्टेन प्लेट्यू। और यहीं पर बोलिवियन प्लेट्यू में अगर आप देखोगे सो देयर इज अ पीक, इल्लीमनी पीक, इल्लीमनी मिली, इल्लीमनी पीक। इल्लीमनी पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ बोलिविया, बोलिविया की सबसे ऊंची चोटी है। अब यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मिलता है जब हम एल्टीप्लानो प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, सो देयर इज अ लेक, टिटिकाका लेक। ओके, इट इज एट द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। पॉलिटिकली याद रखिएगा दैट पॉलिटिकली दिस लेक इज एट द बॉर्डर ऑफ पेरू एंड बोलिविया। राजनीतिक रूप से पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। पेरू तथा बोलिविया की सीमा पर स्थित है। सबसे पहली चीज इस लेक के बारे में यह है कि इस लेक का अगर हम एलिवेशन देखें, ऊंचाई 3810 मीटर की ऊंचाई है, यानी कि लगभग 4 किलोमीटर की हाइट पर है। तो कायदे में क्या होना चाहिए, इतनी ज्यादा हाइट पर टेम्परेचर इतना कम होगा कि पानी फ्रीज हो जाना चाहिए। बट ये एक ऐसी झील है जो इतनी ज्यादा हाइट पर होने के बावजूद इसका पानी लिक्विड स्टेट में है। इसीलिए एक चीज बोली जाती है टिटिकाका के बारे में, वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक। लिखिए, टिटिकाका इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट नेविगेबल लेक, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। और उसका कारण यह है दैट नियर दिस लेक देयर आर सोर्सेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। इस झील के पास में भूतापीय ऊर्जा के स्रोत प्राप्त होते हैं। ओके, देयर आर सोर्सेज ऑफ geothermal energy. So due to the effect of that geothermal energy, the water of this lake is in liquid state. ठीक है, इसलिए तरल अवस्था में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान से देखिए, वेनेजुएला को, वेनेजुएला में एक लेक का नाम लिखा हुआ है माराकाइबो। एकदम नॉर्थ में देखो, माराकाइबो लिखा है। अब सुनिए, माराकाइबो को बाद में देखेंगे। आफ्टर माराकाइबो, टिटिकाका इज सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। सो नोटेड डाउन, सेकेंड लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। दक्षिण अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी झील है टिटिकाका लेक। और जैसा कि देखो, आजकल यूपीएससी का स्टाइल है कि वो एक फेमस पॉइंट को जब भी पूछता है ना, तो फिर काफी डेप्थ में जाकर के चीजें पूछ लेता है वो, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में चला जाएगा। फिर ये एक ऐसा एरिया है टिटिकाका लेक को अगर आप देखोगे, आप कह सकते हो यहां पर हमें इनलैंड ड्रेनेज देखने को मिलता है, इनलैंड ड्रेनेज।
अंतःस्थलीय अपवाह, and it simply means that there are several rivers, okay, which are draining their water into this Titicaca lake. Okay, so there is inland drainage, and the largest river which drains its water into Titicaca lake is Ramis river. Ramis. Okay, so Ramis river is the largest river which drains its water into Titicaca lake. तो इसको याद रख लेंगे आप लोग टिटिकाका झील के बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। अब एक चीज और याद रखिएगा, जस्ट टू द साउथ ऑफ टिटिकाका, okay, there is another lake in Bolivian plateau and the name of that lake is Pupo Lake. तो पुपो लेक को भी मार्क कर लेना, इसकी लोकेशन याद रखिएगा कि ये भी किसका पार्ट है, एल्टी प्लानो प्लेट्यू और बोलिवियन प्लेट्यू। ठीक है, फिर यहां से आप साउथ की तरफ आइए, दक्षिण की तरफ आइए, थोड़ा सा साउथ की तरफ चलोगे, so you'll find a peak and the name of that peak is Cerro Ojos del Salado. क्या लिखा है, Cerro Ojos del Salado। ठीक है, Cerro Ojos del Salado को अगर आप देखोगे, so the height of this peak is 6908 meters। Ojos del Salado, note it down, it is world's highest active volcano। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है Ojos del Salado। And now to the south of Ojos del Salado, you will find Aconcagua, Mount Aconcagua, height is 6960 meter। Aconcagua, अच्छा, Aconcagua के बारे में ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट है, लेकिन एक चीज और नोट कर लीजिए, हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक इन वेस्टर्न हेमिस्फेयर, पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा पॉइंट है हाईएस्ट वॉल्केनिक पीक ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। तो अब आप सीधे सीधे कंपेयर कर लीजिए एकोंकागुआ की हाइट चिम्बोराजू के साथ, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि चिम्बोराजू दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहीं पर चिली और अर्जेंटीना के बीच में एक दर्रा मिलता है जिसका नाम है उस्पलाटा पास। उस्पलाटा पास, तो इसके बारे में बस एक लाइन नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उस्पलाटा पास इज इन एंडीज माउंटेन रेंज एंड is in Andes mountain range and it ensures connectivity between Chile and Argentina। It ensures connectivity between Chile and Argentina। यह दर्रा एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित है तथा अर्जेंटीना एवं चिली को जोड़ता है।
अर्जेंटीना एवं चिली को जोड़ता है, उस पलाटा पास, याद रखिएगा इससे, ठीक है। तो देखो एंडीज के बारे में जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे, जो भी चीजें हम लोगों को देखनी थी, वो हमने बात कर ली। अब एक छोटा सा पॉइंट और देखिए ध्यान से, चिली के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में आप अगर देखेंगे सो देयर इज अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल लिखा हुआ है, अटाकामा डेजर्ट, मार्क कर लो उससे। सबसे पहली चीज इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे सो लिखेंगे इन नॉर्दर्न चिली, चिली के उत्तरी भाग में स्थित है। सेकेंड पॉइंट इज इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थल का उदाहरण है। अच्छा देखिए, जितने भी डेजर्ट्स हैं ग्लोबली, हर किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एरिडिटी। भाई ड्राइनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डेजर्ट ना, बट अटाकामा इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। नोट करिए, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। और पॉलिटिकल वाला मैप देखो चिली का, पॉलिटिकल मैप में देखिए नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ चिली देयर इज अ प्लेस अरिका, लिखा है अरिका। अरिका को मार्क करिए और अरिका को मार्क करके लिख लीजिए ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड। अरिका विच इज इन अटाकामा डेजर्ट इज ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का शुष्कतम स्थान है, विश्व का शुष्कतम स्थान है। अच्छा, अब आप लोग अटाकामा डेजर्ट को देख रहे हो, अटाकामा डेजर्ट की लोकेशन देख रहे हो, कहां पर है, फिजिकल वाले मैप में भी आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अटाकामा पर स्पेसिफिकली क्वेश्चन बन जाए कि भाई अटाकामा का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट्स के बारे में जब बताया था, तो पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी कि भाई जिस जगह पर ये डेजर्ट्स बनते हैं वहां पर एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस होती है, प्रति चक्रवातीय दशाएं, और किसकी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, पढ़ा हम लोगों ने। So the first point is you can say there are anticyclonic conditions of subtropical high pressure belt. Second point देखिए, this desert is in western part of landmass. तो मैंने आपको बताया था वेस्टर्न पार्ट में क्या होता है, ऑफ शोर नेचर ऑफ ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों की अपतटीय प्रकृति, ठीक है। जो लोकेशन स्पेसिफिक फैक्टर्स हो सकते हैं वो हो सकता है कि वेदर देयर इज रेन शेडो इफेक्ट और नॉट। क्या लगता है यहां पर रेन शेडो इफेक्ट काम करेगा? एक बार फिर से देख लो, फिर से सोचो और बताओ, यहां रेन शेडो इफेक्ट, वृष्टि छाया प्रभाव काम करेगा या नहीं? कितने लोगों को लग रहा है कि हां करेगा, कितने लोगों को लग रहा है नहीं करेगा? एक, एक, दो, तीन, चार। बाकी लोग कुछ लग पा रहा है तुम लोगों को कि नहीं? बाकी लोग कुछ लग ही नहीं रहा है।
विरोधी खेमे के लोगों बोलो। और कौन था जो कह रहा था कि नहीं यहाँ रेन शेड इफेक्ट नहीं बनेगा, कहाँ गए वो लोग? आप भी कह रही थी। हाँ हाँ, ये तुम भी तो कह रही थी ना बेटा, नहीं बनेगा। बताओ काहे नहीं बनेगा? 3 लोगों की बातें सुनकर लगा ना कि फंस गए, है ना? अच्छा ये बताओ किस किस को लग रहा है कि जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ बनेगा, उनका क्या लॉजिक है? हैं? तोते की तरह मत बोलो, तोते की तरह नहीं, जोर से बताओ। अच्छा एक बात बताओ, चलो छोड़ो सब, पहले ये बताओ अटाकामा डेजर्ट में जो हवा पहुंचेगी वो कौन सी होगी? अरे नाम नाम, पोलर वो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कोई बड़ी मैथ्स की अनसुलझी गुत्थी पूछ ली है आपसे। कौन सी हवा पहुंचेगी? ट्रेड विंड्स ना। और यहां पर जो ट्रेड विंड्स चलेंगी उनकी डायरेक्शन क्या होगी? ये मत बताओ मुझे ऐसे, मुंह से बताओ, मुंह से। ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से। हाँ तो चलाओ ना अपने एटलस पे, मेरे मुंह पे हवा क्यों चला रहे हो? एटलस पे चलाओ। ईस्ट से अगर वेस्ट की तरफ हवा पहुंचेगी तो पहले एंडीज से ही टकराएगी ना जाकर के। तो ये जो अटाकामा है ये तो लीवॉर्ड साइड पे आएगा, विंडवॉर्ड साइड पे तो होगा नहीं है। सो ऑब्वियसली यहां पर रेन शेडो इफेक्ट काम करेगा। तो तीसरा फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे? लिखिए रेन शेडो इफेक्ट ऑफ एंडीज माउंटेन रेंज। एंडीज पर्वत श्रृंखला का वृष्टि छाया प्रभाव, एंडीज पर्वत श्रृंखला का वृष्टि छाया प्रभाव। और इसके अलावा और क्या है यहां पर? कौन सी करंट? हाँ तो बताओ ना, सी ब्रीज वाला अभी कोई 1 आध साल पहले तो बताया नहीं था आप लोगों को? पिछले हफ्ते ही बताया है ना ये सब कुछ। पेरू या हम्बोल्ट कोल्ड करंट का इफेक्ट, वहां पर मैंने फ्लोरिडा करंट बताई थी ना आप लोगों को, सॉरी कैलिफोर्निया करंट। तो यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर कौन सी करंट काम करेगी? पेरू या हम्बोल्ट करंट। तो लिख लीजिए द इफेक्ट ऑफ पेरू और हम्बोल्ट कोल्ड करंट। पेरू या हम्बोल्ट ठंडी जलधारा का प्रभाव। ये 4 फैक्टर्स यहां पर याद रखिएगा, इनकी वजह से अटाकामा डेजर्ट का जो है फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, चलो अच्छा अब देखो, ये जितना वेस्ट कोस्ट था साउथ अमेरिका का ये आपने घूम लिया। अब जरा ध्यान से देखिए, जहां पर आप लोग ये कॉर्डिलेरा ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल सेंट्रल ये सब देख रहे थे, इसके ईस्ट में देखो तो आपको दिखाई देगा गुआना हाईलैंड, गुआना उच्च भूमि लिखा है, गुआना उच्च भूमि।
मार्क करिए और पहला पॉइंट उसके बारे में लिखेंगे, इट इज एन एरिया ऑफ एक्सट्रीमली ओल्ड crystalline igneous rocks. It is an area of extremely old crystalline igneous rocks. It is an area of extremely old crystalline igneous rocks. यह अत्यधिक प्राचीन रवेदार आग्नेय चट्टानों का एक क्षेत्र है। अत्यधिक प्राचीन रवेदार आग्नेय चट्टानों का एक क्षेत्र है। अच्छा देखिए, इस प्लेट्यू का जो सदर्न एज है, दक्षिणी किनारा मतलब आप कहोगे जो इसका साइड है टुवर्ड्स अमेजन रिवर बेसिन, सदर्न एज इज लाइक अ क्लिफ। दक्षिणी किनारा एक कगार की तरह है, एक क्लिफ की तरह है, कगार की तरह है, और उस क्लिफ को, उस कगार को एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड टेपुइस। क्या कहते हैं उसे? टेपुइस कहा जाता है। सो सदर्न एज ऑफ दिस प्लेट्यू इज लाइक अ क्लिफ एंड इट इज कॉल्ड टेपुइस। दक्षिणी किनारा एक कगार की तरह है तथा इसे टेपुइस कहा जाता है। एक चीज और ध्यान से आप लोग देखिए, इसी गुआना हाईलैंड के अंदर एक पीक आपको मिलेगी, रोरेमा पीक लिखा है, रोरेमा। रोरेमा पीक को मार्क कर लीजिए और नोट कर लीजिए, इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ गुआना हाईलैंड। गुआना उच्च भूमि की सबसे ऊंची चोटी है रोरेमा पीक। ठीक है, तो आपने गुआना हाईलैंड के बारे में जो एक दो पॉइंट्स थे वो देखे। अब आ जाइए ब्राजीलियन हाईलैंड की तरफ, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेट्यू रीजन है। ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियाई उच्च भूमि की अगर बात की जाए तो कहां पर हमें देखने को मिल रहा है? ब्राजील के ईस्टर्न पार्ट में। लोकेशन पहले तो नोट कर लीजिए, इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ ब्राजील, ब्राजील के पूर्वी भाग में है। इसकी हाईएस्ट पीक अगर आप देखोगे, सो हाईएस्ट पीक इज बैंडेरा पीक। ओके, बैंडेरा पीक, बैंडेरा चोटी यहां की सबसे ऊंची चोटी है। पूरे ब्राजीलियन हाईलैंड को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, so there are two river systems, okay, which are draining this plateau, Parana and Sao Francisco। तो लिख सकते हो, दिस प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय पराना एंड साउ फ्रांसिस्को रिवर्स। इस पठार को पराना तथा साओ फ्रांसिस्को नदियां अपवहित करती हैं। पराना तथा साओ फ्रांसिस्को नदियां अपवहित करती हैं। फिर आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो इसके नॉर्दर्न पार्ट में तीन टर्म्स लिखे हैं, कैंपोस, सेराडोस एंड कटिंगास लिखा हुआ है। अब ये तीनों हैं क्या?
कैंपस, सेराडोस एंड कटिंगास, these are tropical grasslands. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो हमें कहां पर मिलते हैं? इन द रीजन ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियाई उच्च भूमि के क्षेत्र में मिलने वाले उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं कैंपस, सेराडोस और कटिंगास। और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स है तो यहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी? एनिमल हस्बेंड्री। और एनिमल हस्बेंड्री यहां की जो होती है वो टेम्परेट ग्रासलैंड से डिफरेंट होती है। ओके, यहां पर बेसिकली देखोगे तो कैटल्स की रेयरिंग होती है, मवेशी पालन आपको देखने को मिलेगा, एंड मोस्टली इट इज ऑफ सबसिस्टेंट नेचर। ठीक है, मुख्यतः निर्वाहक प्रकृति की होती है। ओके, मोस्टली ऑफ सबसिस्टेंट नेचर, मुख्य रूप से निर्वाहक प्रकृति की होती है। तो पशुपालन यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब इस हाईलैंड को देखोगे तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिमी हिस्सा, देखो लिखा है माटो ग्रासो प्लेट्यू। माटो ग्रासो प्लेट्यू लिखा है, मार्क करिए माटो ग्रासो प्लेट्यू को। और माटो ग्रासो प्लेट्यू के बारे में सबसे पहली चीज आप लिख सकते हो, वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजीलियाई उच्च भूमि का पश्चिम की ओर विस्तार है। ठीक है, ब्राजीलियाई उच्च भूमि का पश्चिम की ओर विस्तार है। अच्छा, माटो ग्रासो का जो पठार है ना ब्राजील में, वो जाना जाता है आयरन ओर रिजर्व्स के लिए। तो लिख लो, इट इज नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। लौ अयस्क के भंडारों के लिए जाना जाता है। लौ अयस्क के भंडारों के लिए जाना जाता है। और यहां पर दो जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं उनका नाम याद रखिएगा। एक को हम कहते हैं मिनास जिरास, और दूसरी है जिसे कहा जाता है इटाबिरा। ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मिनास जिरास और इटाबिरा किस लिए जाने जाते हैं? तो दे आर नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। लौ अयस्क के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, और माटो ग्रासो का पठार अगर देखोगे तो पूरा का पूरा प्लेट्यू भी एक तरीके से आप कहोगे आयरन ओर रिजर्व्स का एरिया है। फिर जरा नॉर्थ की तरफ देखिए, एकदम नॉर्थ में आपको बोरबोरेमा प्लेट्यू दिखाई देगा। बोरबोरेमा प्लेट्यू मिला? Now, Borborema Plateau, you can say it is northward extension of Brazilian highland. ब्राजीलियाई उच्च भूमि का उत्तर की ओर विस्तार है, and it is another mineral rich region. मिनरल रिच रीजन है, खनिजों के दृष्टिकोण से संपन्न क्षेत्र है, एंड दिस प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन फॉर आयरन ओर रिजर्व्स। इसे भी आप देखोगे लौ अयस्क के भंडारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, फिर आप
ब्राजीलियन हाईलैंड के सदर्न पार्ट में अगर आएंगे ना, दक्षिणी हिस्से में, पॉलिटिकल मैप देखिए जरा इसका, ब्राजील का। इसके एकदम सदर्न कोस्ट पर एक शहर मिलेगा जिसका नाम लिखा है साओ पोलो, लिखा है साओ पोलो। तो याद ये रखना है, ब्राजील के अंदर ये जो साओ पोलो रीजन है, साओ पोलो रीजन एंड मिनास जिरास रीजन, both these areas they are known for coffee cultivation, कॉफी के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ब्राजील के अंदर जो कॉफी प्लांटेशंस होते हैं ना, कॉफी के बागान, उनको एक नाम दिया जाता है। कोई बता सकता है? नो आइडिया। अच्छा, एक चीज बता दूं आप लोगों को, देखो मैपिंग पढ़ रहे हो, जो ओल्ड एनसीईआरटीज है ना, पुरानी क्लास 6th 7th और 8th की, उसमें एक बेसिक मैपिंग टाइप की दे रखी है। तो जो मैं करा रहा हूं वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ अगर ओल्ड एनसीईआरटीज आपको मिल जाएं, हैं किसी के पास? दोनों लोग पास हैं? और कितने लोगों ने ढूंढने का प्रयास ही नहीं किया ऐसी कोई किताब आती हुई है? क्योंकि शायद मैंने बताया था क्लास में एक बार, ओल्ड एनसीईआरटीज ढूंढ लो, वरना दो लोगों से हाथ मैंने इसलिए उठवाया था क्योंकि इन लोग पास हैं, तो इनका गला पकड़ लटक जाओ सब लोग। ठीक है, कहीं से अरेंज कर लेना। ओल्ड एनसीईआरटी में भले ही पूरा ना पढ़ो, लेकिन वो जो चैप्टर्स दे रखे ना मैपिंग वाले, वो पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस एनसीईआरटी में आपको ये चीज लिखी हुई मिल जाएगी। कॉफी प्लांटेशंस को यहां पर एक नाम दिया जाता है, और ये सवाल भी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। क्या कहते हैं? फजेंडास कहा जाता है, फजेंडास। तो फजेंडा टर्म जो है वो कॉफी के बागानों के लिए प्रयुक्त होता है, जो कहां प्राप्त होते हैं? ब्राजील में। ठीक है। अच्छा, इसी जगह पर आप अगर देखोगे एक और शहर है। अच्छा, ये बता दूं मैं आप लोगों को, ये जो साओ पोलो शहर है ना, इसको कॉफी पोर्ट कहा जाता है, ब्राजील का कॉफी पत्तन। एक्चुअली पोर्ट सिटी देखोगे तो साओ पोलो के पड़ोस में जो सेंटोस है, सेंटोस, सेंटोस इसका पोर्ट है। ये देखेंगे अभी हम लोग पॉलिटिकल वाला मैप जब देखेंगे, बात करेंगे। रियो डी जेनेरो आप देख रहे हो, दिख रहा है? रियो डी जेनेरो में बस इतना याद रखिएगा दैट दिस सिटी इज ऑन गुआनाबारा बे, गुआनाबारा की खाड़ी पर स्थित है ये शहर, रियो डी जेनेरो। क्योंकि एक काफी फेमस शहर है ब्राजील का, और यहां पर एक तो सम्मेलन हुआ था, रियो सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, अर्थ समिट। कब हुआ था, कोई बताएगा? 1992, 1992। और कौन कौन सी संधियां निकली थी यहां से?
कौन कौन सी ट्रीटीज बनी थी यहां? तीन तीन बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटीज रियो समिट से। पहला नाम कहो, पहला ही नहीं आ रहा है तो तीसरी तक कहां पहुंचेंगे हम लोग? पहला है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी जिसे कहते हो। और सीबीडी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी कहा जाता है उसे। तो डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट ट्रीटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर ट्रीटी और क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन पर ट्रीटी, तीनों यहीं से निकल करके आती है। ठीक है, चलिए अच्छा देखो, रियो डी जेनेरो में बस ये याद रख लेना यहां से कि गुआनाबारा बे पर है ये। अब चलते हैं आगे। हम लोगों ने ब्राजीलियन हाईलैंड के बारे में जो चीजें देखनी थी वो देख लिया। अब एक और हाईलैंड है जो कि अर्जेंटीना के सदर्न पार्ट में है, उसको हम कहते हैं पैटागोनियन हाईलैंड। पैटागोनिया उच्च भूमि। पैटागोनियन हाईलैंड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंडीज के ईस्ट में है ये, इन सदर्न पार्ट ऑफ अर्जेंटीना। एंड पैटागोनियन हाईलैंड इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। यह ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है। अब ये बताओ पैटागोनिया एक डेजर्ट कैसे? ध्यान से सब लोग पैटागोनिया को देखेंगे और तब तक देखते रहेंगे जब तक ये ना समझ में आ जाए कि ये डेजर्ट कैसे बना। ऑफ शोर रीजन, कौन सी हवाएं चलती हैं यहां? देखो सबसे पहली चीज ना, जैसे अगर आप ऑफ शोर की बात करोगे तो पहली बात जरा ध्यान से देखो कि यहां पर लैंडमास इतना ज्यादा चौड़ा है ही नहीं कि वहां ऑन शोर या ऑफ शोर वाला लॉजिक काम करेगा। दूसरी चीज वार्म करंट, तो वार्म करंट प्रेसिपिटेशन को बढ़ाती है, घटाती नहीं है, तो उसकी वजह से तो डेजर्ट बनना ही नहीं चाहिए। जो एक तीसरा पॉइंट आया रेन शेडो इफेक्ट, आप जरा ध्यान से देखो पैटागोनिया के वेस्ट में एंडीज है ना, है कि नहीं एंडीज? तो वेस्टर्लीज को अगर पैटागोनिया पहुंचना है, सो फॉर दैट दे नीड टू क्रॉस एंडीज, एंडीज को पार करना होगा। और हमने पढ़ा है कि जब हवाएं किसी पर्वत को पार करती हैं तो उनका मॉइस्चर कंटेंट घट जाता है and they provide less rainfall or you can say less precipitation. So Patagonia में लिख लीजिए it is a desert because of rain shadow effect of Andes mountain range. It's a desert because of rain shadow effect of Andes mountain range. यह एंडीज पर्वत श्रृंखला के वृष्टि छाया प्रभाव के कारण, वृष्टि छाया प्रभाव के कारण एक मरुस्थल है। ठीक है,
तो चलिए देखिए, हमने जो हाईलैंड्स वगैरह थे वो भी देख लिए, सब डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं कि ये बीच बीच में जो प्लेन एरियाज हैं, थोड़ा उनके बारे में बात करते हैं। तो आप पहले पहुंच जाइए कहां पर, एकदम नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में, जहां पर मैंने आपको माराकाइबो लेक बताई थी। माराकाइबो लेक को मार्क कर लीजिए, लोकेशन देख लीजिएगा कहां पर है, वेनेजुएला में। और क्या बताया था माराकाइबो के बारे में, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। नोट करिए, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका, लार्जेस्ट लेक ऑफ साउथ अमेरिका। एक चीज जो और इंपॉर्टेंट है माराकाइबो के बारे में, लिखो, दिस लेक एंड इट्स कोस्टल एरियाज आर नोन फॉर पेट्रोलियम रिजर्व्स। यह झील तथा इसके तटवर्ती क्षेत्र पेट्रोलियम के भंडारों के लिए जाने जाते हैं, पेट्रोलियम के भंडारों के लिए जाने जाते हैं। और आपने जब भी कभी वेनेजुएला के बारे में सुना होगा तो इसी कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा। वेनेजुएला दुनिया में अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में उसका नाम आता है। इसकी इकोनॉमी अगर आप देखोगे तो पेट्रोलियम बेस्ड इकोनॉमी है इसकी। अब यहीं पर देखो एक रिवर है, एंड द नेम ऑफ दैट रिवर इज ओरिनोको। दिखाई दे रही है ओरिनोको? तो एक हेडिंग बना लो, ओरिनोको रिवर बेसिन, ओरिनोको नदी द्रोणी। ओरिनोको रिवर बेसिन, पहली चीज अगर आप देखोगे सो मोस्टली इट इज इन वेनेजुएला, और इसकी बेसिन में एक टर्म लिखा है लानोस, लिखा है लानोस। सो इफ देयर इज अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज लानोस, सो द आंसर इज लानोस इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। लिखिए लानोस एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। लानोस एक उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है। ओरिनोको लोलैंड्स। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, जहां पर ओरिनोको लोलैंड्स या लानोस लिखा है उससे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, जहां पर आपने रोरेमा पीक देखी थी, वहीं पर लिखा है एंजल फॉल्स। अब देखो ये जो एंजल फॉल्स है ना, इसके बारे में एक चीज याद रखिएगा, इसकी हाइट अगर आप देखोगे तो 979 मीटर्स है। मतलब यह है कि लगभग 980 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरता है यहां पर, एंड इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल फॉल्स। पूछ लिया जाए कि किस रिवर पर है, तो सुनना ध्यान से, देखिए ओरिनोको जो है, ओरिनोको की एक ट्रिब्यूटरी है, एक सहायक नदी है जिसे कहते हैं कैरोनी। ओरिनोको की एक ट्रिब्यूटरी, एक सहायक नदी हमें देखने को मिलती है, विच इज नोन एज कैरोनी रिवर। और इस कैरोनी की एक ट्रिब्यूटरी है विच इज कॉल्ड चुरुन रिवर। चुरुन,
सो दिस एंजल फॉल्स इट इज ऑन चुरुन रिवर, ये चुरुन नदी पर है, ठीक है। चुरुन नदी पर स्थित है, ठीक। और यहां पर अगर आप देखोगे तो एक नेशनल पार्क भी हमें देखने को मिलता है जिसे कहते हैं कैनेमा। तो आप लिख सकते हो दिस वाटरफॉल इज इन कैनेमा नेशनल पार्क। कैनेमा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, कैनेमा नेशनल पार्क, ठीक है। अब इसको देख करके, ओरिनोको रिवर बेसिन को देख करके अब आप लोग आ जाइए अमेजन में, अमेजन रिवर बेसिन को देखिए। अमेजन रिवर की अगर बात की जाए तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है अमेजन के बारे में, जैसे हम नाइल को कहते हैं ना, नाइल को लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, अमेजन इज लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। लिखिए लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर। सबसे ज्यादा पानी अगर किसी नदी में बहता है तो वो अमेजन है। निकलती कहां से है तो आप लिख सकते हो सोर्सेस एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज पर्वत श्रृंखला इसका स्रोत है। और कहां पर अपना वाटर ड्रेन आउट कर रही है, सो यू कैन सी इट इज ड्रेनिंग इट्स वाटर इनटू अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर में अपना जल प्रवाहित करती है। अब अगर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए, सहायक नदियों की बात की जाए, तो इसमें अगर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में एक रिवर देखिए लिखी हुई मिलेगी आपको, उकायाली रिवर। एंडीज की तरफ देखना, उकायाली मिल जाएगी। इसके बाद देखोगे मैडियरा, मैडियरा, और एक और रिवर देखोगे, सो देयर इज नीग्रो रिवर, नीग्रो। All these rivers are important tributaries of Amazon. अब अमेजन रिवर जो बेसिन है, ये जो नदी द्रोणी है, इस रिवर बेसिन के बारे में एक चीज आप कह सकते हो दैट इट इज एन एरिया ऑफ इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवतरेखीय जलवायु का क्षेत्र है। And just because it is an area of equatorial climate, that is why there is presence of evergreen rainforest, सदाबहार वर्षा वन यहां पर हमें देखने को मिलता है। And this evergreen rainforest, it is known as सेल्वास। वहां पर देखो लिखा हुआ है सेल्वास। तो कभी भी पूछा जाए व्हाट इज सेल्वास, सेल्वास इज सिंपली एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, विषुवतरेखीय वर्षा वन है। और ध्यान रखिएगा ये जो अमेजन बेसिन का रेन फॉरेस्ट है ना, इसे कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है इसे। क्यों? ऑक्सीजन, ओके, दे आर पंपिंग a lot of oxygen in Earth's atmosphere, and apart from pumping
ऑक्सीजन यू कैन ऑल्सो से दैट दे आर रिमूविंग अ लॉट ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन रिमूव कर रहे हैं। अब यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, उसको डिस्कस करते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे इधर सुनना ध्यान से आप लोग, मैंने आपको एक बात बताई, इक्वेटोरियल क्लाइमेट को हम लोग कहीं ना कहीं अज्यूम करके चलते हैं दैट दीज आर परफेक्ट कंडीशंस। हर जगह, हर किताब में आपको यही लिखा हुआ मिलता है कि जिस जगह पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट मिलती है ना, वहां पर सबसे ज्यादा डेंस वेजिटेशन होता है, सबसे ज्यादा सघन वनस्पति, सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी ऑफ वेजिटेशन, मोस्ट डाइवर्स वेजिटेशन। तो इससे आपको जो एक तरीके से वाइब्स आती है वो क्या आती है, दैट देयर आर परफेक्ट कंडीशंस, आइडियल कंडीशंस। फिर एक बात आती है, यूपीएससी ने एक सवाल पूछा, उसने पूछा कि अगर एक एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में आग लग जाए और वो जंगल समाप्त हो जाए, देन इट विल टेक longer time period to regrow than any other forest। मतलब एक दूसरा जंगल जो नॉर्मल जंगल है उससे ज्यादा टाइम लगेगा उस फॉरेस्ट को रीग्रो होने में। कारण बताइए। पानी ज्यादा गिरता है, इरोजन, तापमान बहुत अधिक रहता है। बाकी लोग, ह्यूमस ज्यादा होगा, बस खत्म। बताया था मैंने आपको क्लास में, जब हम लोग सॉइल्स पढ़ रहे थे ना, तो वहां बताया था, मगर बात फिर वही आती, बताया तो मैंने बहुत कुछ है, याद कहाँ है आप लोगों को? क्यों? एक टर्म हम लोगों ने पढ़ा था, लीचिंग। इट्स नॉट इरोजन, इट्स लीचिंग which makes the soil of these forests deficient in terms of nutrients। बारिश ज्यादा होने से बारिश का पानी न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, लोअर पार्ट ऑफ सॉइल की तरफ लेके चला जाता है, एंड दैट इज व्हाई अपर पार्ट ऑफ सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसी वजह से मिट्टी वहां की फर्टाइल नहीं होती है, उर्वर मिट्टी नहीं होती है। इसलिए अगर जंगल में एक बार आग लग गई और वो समाप्त हो गया, सो ड्यू टू पुअर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यही होता है देखो यूपीएससी का लेवल, कि जब वो क्वेश्चन पूछता है तो किस तरीके से सवाल पूछता है। ठीक है, तो सेलवास हो गया, देख लिया हम लोगों ने, बात कर ली। अब चलते हैं यहां से आगे। एक चीज नोटिस करिए, माउथ ऑफ अमेजन रिवर। अमेजन रिवर के बारे में एक चीज बोली जाती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा दैट दिस अमेजन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। और लार्जेस्ट रिवर का, सबसे बड़ी नदी का मतलब हो गया इट इज कैरिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट पता क्या मिलता है, दैट अमेजन इज नॉट एबल टू फॉर्म अ लार्ज डेल्टा।
अमेजन नदी एक बड़ा डेल्टा नहीं बना पाई है। तो आपसे मान लो अगर पूछा जाए दैट व्हाई अमेजन इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस अ मैसिव डेल्टा लाइक गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, क्यों नहीं बना पाई है डेल्टा? भाई इसमें तो दुनिया का सबसे ज्यादा पानी है, बारिश इस इलाके में सबसे ज्यादा होती है, सो ऑब्वियसली इरोजन ज्यादा होगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि इस नदी के अंदर सेडिमेंट्स की कोई कमी होगी, सिल्ट की कोई कमी होगी, या कह सकते हैं? अच्छा, क्या लॉजिक लगाएंगे? मान लो सवाल बन जाए, कैसे इस बात को समझाएंगे हम कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा नहीं बना पा रही है? क्यों? मतलब एक्यूमुलेशन नहीं होगा, ठीक है, तो क्यों नहीं हो सकता है? मतलब क्या रीजन हो सकता है? मेंडरिंग ज्यादा होती है तो स्पीड स्लो हो जाती है, तो स्पीड स्लो होगी तभी तो डिपोजिशन करेगी ना। जब डिपोजिशन करेगी तभी क्या बनेगा? डेल्टा। अच्छा एक बात बताओ, कुछ चीजें ना, कुछ चीजें नॉलेज बेस्ड नहीं होती है, कुछ चीजें होती हैं कॉमन सेंस बेस्ड। अभी आपने पढ़ा यहां पर एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, पढ़ा ना? डेंसेस्ट वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो कैन यू से दैट सॉइल इरोजन इज गोइंग टू बी ह्यूज? भैया यही तो पढ़ते हो, जिस जगह पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं वहां मिट्टी का अपरदन। तो जब दिमाग में था तो लागू करो। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट वेयर दिस रिवर इज ड्रेनिंग इट्स वाटर ना, इन दैट एरिया ओशनिक करंट्स आर हाईली इफेक्टिव। ये जिस जगह पर आप देख रहे हो ना, जहां पर माउथ है इसका, यहां पर सीधे सीधे आकर के ओशनिक करंट्स कन्वर्ज करती हैं, टकराती हैं कोस्ट के साथ। इसका मतलब हो गया दैट इन दिस एरिया erosional activities of oceanic water are intense। महासागर का पानी अपरदन ज्यादा करता है, तो जो सेडिमेंट्स ये डिपॉजिट भी करेगी उनका क्या हो जाएगा? इरोजन हो जाएगा। तो इस वजह से यहां पर आप देखोगे कि अमेजन रिवर जो है वो दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं कर पाई है। किस वजह से? वन, डेंस वेजिटेशन कवर, एंड सो देर इज लेस सॉइल इरोजन। ठीक है, वनस्पति आवरण सघन है जिससे मृदा अपरदन कम होता है। एंड द सेकेंड पॉइंट, एट द माउथ ऑफ दिस रिवर ओशनिक करंट्स आर हाईली एक्टिव। इस नदी के मुहाने पर महासागरीय जलधाराएं अत्यधिक सक्रिय हैं। तो हमने ये सारी चीजें देख ली। अब देखो इसमें बचा क्या? ग्रांड चाको का प्लेन हम लोगों को देखना है, ये आपकी पराग्वे उरुग्वे बेसिन है, इसको देखना है, पंपास को देखना है, और फिजिकल आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आपका ये जो पॉलिटिकल वाला है, पॉलिटिकल, एंड देन विल मूव ऑन टू ओशेनिया। ओशेनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबको देखेंगे। ठीक है, चलिए।